ठीक है। मृदा जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीला मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। इसमें से एक भाग अपना लोग पढ़ चुके थे, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं काली मिट्टी के बारे में, काली मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा में पढ़े थे अपना लोग। ये जलोढ़ मृदा जो है ये नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया हुआ मिट्टी होता है, जिसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यह सब नदी के द्वारा बहा के लाया गया मिट्टी है, इसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, बांगड़ मिट्टी और खादर मिट्टी। तो बांगड़ मिट्टी उसे कहते हैं जो नदी द्वारा तो बहा के लाया गया है, लेकिन वह काफ़ी समय पुराना हो चुका है। पुराना होने के कारण इसे क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, सॉरी बांगड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगड़ मिट्टी कहते हैं। और जो नई मृदा है, जो नया मान के चलिए कि अभी बहा के लाया गया, मतलब कि हाल फिलहाल की बात है, उसे कहते हैं कौन सा मिट्टी, उसे कहते हैं खादर मिट्टी। तो अपना लोग देख लिए थे जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, बांगड़ और खादर। उसके बाद देखे थे जलोढ़ मृदा जो है भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। यह सब सारे कुछ अपना लोग पढ़ चुके थे। और देखे थे राजस्थान एवं गुजरात में सरकड़ी मतलब कि हल्का सरकड़ी मतलब हल्का मिट्टी के पट्टी जो है जलोढ़ मृदा का क्या कहते हैं, राजस्थान और गुजरात में भी है जो जलोढ़ मृदा का हल्का पट्टी देखने के लिए मिल सकता है। जलोढ़ मृदा का मिलता है, पूरे रूप से नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा जलोढ़ मृदा का। राजस्थान और गुजरात में भी आपको मिल जाएगा, इसका भी थोड़ा प्रसार है राजस्थान और गुजरात में। और आज अपना लोग देखने वाले हैं, आज अपना लोग का टॉपिक है काली मिट्टी। काली मृदा के बारे में आज अपना लोग पढ़ेंगे। काली मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा कैसे बनता है, काली मृदा में क्या क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है, आज का पॉइंट है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का रंग काला होता है। आप लोग जान रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा काली मिट्टी का नाम। तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। एल्युमिनियम एवं यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें यौगिक उपस्थित होते हैं, मतलब यौगिक और एल्युमिनियम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से मिट्टी क्या होती है, काली होती है। जिसके कारण से मिट्टी क्या होती है, काली होती है। यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी काला क्यों होता है, काली मिट्टी काली क्यों होता है। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम और यौगिक के कारण काली मिट्टी काला होता है, उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी जो मुख्य रूप से, इसमें तो काली मिट्टी में और से भी सारे खेती हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कपास का खेती होता है। इसमें कपास मतलब रुई, कपास मतलब रुई का खेती होता है काली मिट्टी में। पूछा जाएगा कि कपास की उपज के लिए किस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है, किस मिट्टी को उपजाऊ माना जाता है। तो काली मिट्टी को उपजाऊ माना जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए होता है। कपास की खेती काली मिट्टी में बहुत अधिक होती है, इसीलिए काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी जहाँ पे है वहाँ पर कपास की खेती बहुत अच्छे से होगा। आगे चलते हैं, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो है ना कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को कपास मृदा के भी नाम से जाना जाता है। यह भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि किस मिट्टी को काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, किस मिट्टी को काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जो है ना काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है काली कपास मृदा के नाम से, क्योंकि इसमें काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, अधिक उपज होती है कपास की खेती, इसीलिए इसे काली मिट्टी को जो है काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैली हुई है। भारत में कुल भारत का जितना क्षेत्रफल है उस पर 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर कौन सा मिट्टी है, काली मिट्टी की फैलाव है, काली मिट्टी फैला हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुलर मिट्टी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है कि किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का बहुत सा नाम हो गया, 2-3 नाम हो गया। काली मिट्टी को एक तो काली मिट्टी कहते हैं और दूसरा कहते हैं काली कपास मृदा भी कहते हैं काली मिट्टी को, और काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुलर मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी का 3 नाम अपना लोग देख लिए हैं। ठीक है, काली मिट्टी, काली कपास मृदा यानी कि काली कपास मिट्टी, उसके बाद रेगुलर मिट्टी। काली मिट्टी को 3 नाम से जानते हैं, वो तीनों अपना लोग देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि काली मृदा में क्या क्या पाया जाता है, काली मृदा में से इनमें से क्या पाया जाता है, तो 3 को दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, तीनों दे देगा और चौथा में दे देगा इनमें से सभी। तो आपको अच्छे से सोच करके विचार के जो आप पढ़े हैं उसमें से इसमें से सभी में मारिएगा, ताकि आपको तीनों सही रहेगा, एक और चौथा में रहेगा इनमें से सभी मारना। या तो आप तो पढ़े हैं काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूना का अधिक मात्रा होता है, तो अगर दे दिया कि इनमें से जो है कौन काली मिट्टी में पाया जाता है, तो कार्बोनेट दे दिया, तो कार्बोनेट अगर आपको मिल जाए तो कार्बोनेट में टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। जिस तरह से अपना लोग देखे थे कि जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती थी, नाइट्रोजन की, और इसी तरह से काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। यह काली मिट्टी आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो काली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी। यह सब राज्य में आपको जो है काली मिट्टी का विस्तार वहाँ पर अधिक रूप से पाया जाता है। जैसे कि बिहार में जलोढ़ मृदा, जो जलोढ़ मिट्टी जो है ना काफ़ी पाया जाता है। उसी तरह से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु राज्य समय भी जो है ना आपको काली मृदा ज़्यादा मिलेगा, काली मृदा ज़्यादा में। उस समय ज़्यादा देखिएगा आप लोग कपास की खेती होगा और भी चीज़ें की खेती होती है। हमें यहाँ पर लिखे हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट में, काली मिट्टी कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए अनुकूली मानी जाती है। मान काली मिट्टी में कपास, तो मुख्य रूप से तो आपका कपास होता है, ज़्यादातर कपास की उपज होती है। उसके बाद कहे तो गन्ना भी होती है, प्याज भी होती है और गेहूं भी। ठीक है, इसका काली मिट्टी में उपजाऊ होता है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए अनुपयोगित माने जाते हैं, कि मतलब कि अधिक उपयोगी माने जाते हैं। मिट्टी या पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाल रंग, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी में लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहांश मतलब आयरन, लोहांश मतलब आयरन की कमी के कारण, आयरन की उपस्थिति के कारण बच्चों, आयरन की उपस्थिति का लाल एवं पीली मिट्टी में लोहांश की उपस्थिति के कारण, मतलब आयरन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, लाल मिट्टी में जल योजन मतलब जल मिलाना, जल को मिलाने के पश्चात रंग पीली हो जाती है। लाल मिट्टी में जब आप जल को मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, तो वह किस में बदल जाती है, पीला रंग में बदल जाती है। लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात जल मिलाने के बाद रंग पीला हो जाता है। तो लाल मिट्टी किस रंग में बदल जाता है, पीला मिट्टी में बदल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र। लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, लाल मिट्टी जो है और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु,
कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी में ही बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो लाल मिट्टी में जब पानी मिलता है तो वो किस में बदल जाती है, पीला हो जाती है। कैसे हो जाती है, पीला हो जाती है। तो ये सब मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी ज्यादातर आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय का पठार, ये सब क्षेत्र में आपको जो है ना लाल मिट्टी या पीली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति, लेटेराइट शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मतलब कि लेटेराइट यानी कि लेटर के शब्द, लेटर ग्रीक भाषा के लेटर के शब्द से हुआ है इसका उत्पत्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट का अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में लेटेराइट मृदा यानी कि लेटेराइट मिट्टी। भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। भारत में लाल मिट्टी मतलब कि लाल मिट्टी नहीं बच्चों, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाई जाती है पूरे भारत में, और लेटेराइट मिट्टी जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब पूछेगा कि लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो लोहा होता है, इसमें लोहे होने के कारण, लोहा और ऑक्साइड के कारण, लोहा के ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर, नहीं के बराबर होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नहीं के बराबर होती है, उसमें होता ही नहीं, बहुत थोड़ा बहुत होता है, उसको नगण्य माना जाता है, नहीं के बराबर माना जाता है। ठीक है, नगण्य होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका लाल मिट्टी में सिंचाई कर के कुछ उपजाया जा सकता है। मान लो लाल मिट्टी जो है उसमें जो है सिंचाई करके कुछ उपजाया जा सकता है। वैसे जो कहेगा कि कुछ उपजाया जा सकता है तो लाल मिट्टी में ऐसा नहीं हो सकता, उसमें सिंचाई करके पानी का पटवन करके तब उसमें कुछ उगाया जा सकता है। जैसे कि मक्का उगाया जा सकता है, चावल उगाया जा सकता है, गेहूँ भी उगाया जा सकता है। ठीक है, मक्का, चावल, गेहूँ भी उगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। यानी कि आपको लेटेराइट मिट्टी जो है कर्नाटक में देखने के लिए मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी मिल जाएगा आपको, तथा असम में भी लेटेराइट मिट्टी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटेराइट मृदा में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से आपको लेटेराइट मिट्टी में चाय और कहवा का उत्पादन होता है। कहवा का जो क्या तो फसल उगता है। ठीक है, कहाँ तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में ज़्यादातर चाय की खेती होती है, जिसको कहते हैं चाय पत्ती। ठीक है, जैसे चाय का कहने का मतलब वो नहीं समझ लेना कि चाय बना के, ठीक है, चाय पत्ती मतलब चाय का मतलब हो गया चाय पत्ती। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको चाय का खेती होता है एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। यही लेटेराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है ना लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं, ताकि काजू की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे कि हम लोगों को धान, बिहार में जो है जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में धान, गेहूँ, मक्का ये सब ज़्यादा मात्रा में उगाया जा सकता है। इसी तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल ये सब में लेटेराइट मिट्टी है, और लेटेराइट मिट्टी में ज़्यादातर काजू का उत्पादन होता है, काजू के लिए उपयोगी माना जाता है।
मानी जाती है। उसके बाद अपना लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, मरुस्थलीय मृदा। मृदा अपना लोग 6 प्रकार के देखे थे, मृदा 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, लाल एवं पीला मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अपना लोग इसमें से जो है ना 4 पढ़ चुके हैं, अपना लोग 4 पढ़ चुके हैं, लेटेराइट मृदा तक पढ़ चुके हैं। और 5वां नंबर है आपका अगला टॉपिक मरुस्थलीय मृदा। 5वां टॉपिक क्या है, मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद एक और बचेगा अपना लोग पर्वतीय मृदा पढ़ने के लिए बचेगा। और लास्ट टॉपिक होगा मृदा के प्रकार में, मृदा 6 प्रकार के देखे थे, तो आपका 5वां नंबर टॉपिक अपना लोग पहुंच चुके हैं, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय मृदा में क्या क्या उपजाया जा सकता है और कहाँ पाया जा सकता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आपके इसके बारे में, मरुस्थलीय मृदा शुष्क ऋतु अल्प वर्षा हुमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। मरुस्थलीय मृदा जो है ना शुष्क ऋतु मतलब कि शीत ऋतु में थोड़ा बहुत शुष्क मतलब कि ठंडापन रहता है, उस ऋतु में अल्प वर्षा मतलब थोड़ा बहुत वर्षा होती है। मरुस्थलीय जहाँ पर मरुस्थलीय मृदा जहाँ पे वहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होती है, वर्षा होती है। ज़्यादा मात्रा में वर्षा नहीं होती है वहाँ पर। अगर ज़्यादा मात्रा में वर्षा होगी तो वहाँ पर मरुस्थलीय होगा ना, तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर मिट्टी में क्या हो जाएगा, नमी आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्प वर्षा हुमस रहित मतलब कि उसमें हुमस नहीं होता है, वहाँ का मिट्टी में हुमस नहीं होता है। जब हुमस नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जल्दी उपजेगा ही नहीं। हुमस रहित होता है, हुमस होवे नहीं करता है, ठीक है। बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये जो है ये मरुस्थलीय मृदा जो है ये बालू मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं। बालू, उसमें खाली बालू, आपको रेत देखने के लिए मिलेगा। ये ज़्यादातर आपको मिलेगा राजस्थान में। आगे पॉइंट में लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा हो सकता है। मरुस्थलीय मृदा जो है, जहाँ मरुस्थलीय मृदा बालू और रेत वाला जो मृदा है, मिट्टी है, उसका रंग थोड़ा लाल, जैसे कि घर बनाते हैं तो उसका बालू कैसे थोड़ा सा लालपन होता है, उसी तरह से आपको मरुस्थलीय मृदा देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा क्या होता है, लाल होता है और हल्का भूरा रंग का होगा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मरुस्थलीय मृदा पंजाब राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ होता है, पंजाब में होता है, राजस्थान में मिल जाएगा आपको, सौराष्ट्र, कच्छ जो है यह नाम है, ठीक है। कच्छ का रण, ठीक है, यह नाम है, तो इसमें सिर्फ कच्छ लिखा हुआ था। कच्छ जो है नाम है, कच्छ में भी मिल जाएगा आपको क्या, मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से किस जगह पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे पॉइंट, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, ये सब जगह में जो है ना क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। यानी कि रेत की तरह रेत पाया जाएगा ज़्यादातर वहाँ पर जो है ना मरुस्थलीय। उस मिट्टी में हुमस नहीं होगा, नमी नहीं होगी ज़्यादातर, ठीक है। ये सब मरुस्थलीय मिट्टी में जो है ना यही सब पाया नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो हुमस नहीं होता है, ठीक है, और उसमें नमी नहीं होगा, और नमी नहीं होगा तो उसमें वहाँ पर फसल कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से उपजेगा ना। यह ज़्यादातर आपको मिलेगा कहाँ पर, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, ठीक है, और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। कौन सा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये सब जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाई जाती है। वनस्पति मरुस्थलीय मृदा जहाँ पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, ये सब में आपको वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे बहुत कम मिलेगा, जंगल उंगल बहुत कम मिलेगा, नहीं है मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा। अभाव होता है, पेड़ पौधे के क्या होते हैं, अभाव होते हैं, जंगल उंगल आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। उर्वरक के क्या होता है, अभाव होता है। वनस्पति का इसमें बहुत ज़्यादातर अभाव होता है। पूछेगा कि इनमें से किस मिट्टी में वनस्पति का अभाव होती है, तो मरुस्थलीय मृदा में जो है वनस्पति का क्या होती है, अभाव होती है। मरुस्थलीय मृदा जहाँ पे होती है वहाँ पर जंगल उंगल, वहाँ पर आपको पेड़ पौधे ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों का ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूँ का भी उत्पादन किया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई करके, पानी पटवन करके, पानी पटा करके, उसमें नमी ला करके,
ठीक है। उसमें क्या क्या उपजाया जा सकता है, कपास भी उपजाया जा सकता है, चावल गेहूं यह सब उपजाया जा सकता है। चावल गेहूं ये, हाँ कपास मतलब रुई, रुई को उपजाया जा सकता है, चावल गेहूं ये सब उपजाया जा सकता है। क्या करके, सिंचाई करके। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन सिंचाई करके जब उसमें नमी आएगा, नमी ला करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ उगा सकते हैं, जैसे कि कपास, चावल, गेहूं यह सब भी उत्पादन किया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा में, मरुस्थलीय मिट्टी में कोई चीज उपजाना तब संभव हो जाएगा बच्चों, जब उसमें सिंचाई का प्रबंधन हो जाएगा, सिंचाई करना संभव हो जाएगा, सिंचाई करवाना उसमें संभव हो जाएगा। जब सिंचाई उसमें हो जाएगा तब उसमें आप कपास, चावल, गेहूं ये सब उपजाया जा सकता है, ठीक है, उपजा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये पांच टॉपिक पढ़ लिया और एक लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट और आखिरी टॉपिक है आपका पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा जो है, पर्वतीय मिट्टी जो है आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्वतीय मृदा के दलानों पर फसलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। पर्वतीय मृदा जो है ना, ये फल और बागान के लिए जो है ना, नदी घाटी चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में जो है ना, इसका उपयोग किया जा सकता है। नदी घाटी के लिए पर्वतीय मृदा जो ज्यादातर आपको नदी घाटी, जहाँ पर क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा की जहाँ पर नदी का परिवहन के लिए होता है, पर्वतीय मृदा होता है कि ना, नदी का परिवहन के लिए, यह सब के लिए होता है। तो पर्वतीय मृदा के दलनों में फसलों के बागान, ठीक है, फसलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाया जाता है। आपको ज्यादातर जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये सब में पर्वतीय मृदा आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये सब क्षेत्र में आपको जो है ना पर्वतीय मृदा देखने के लिए मिलेगा। पर्वतीय मृदा आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये सब क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा पर्वतीय मृदा। चलिए, ये था आखिरी टॉपिक आपका, ये आखिरी पॉइंट था। इसके बाद अपना लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये मिट्टी के जो 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के बारे में अपना लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ लिए। और यह था आखिरी टॉपिक पर्वतीय मृदा के बारे में, जो कि अपना लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।